हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की। स्टूडेंट्स, ये बेसिक टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है। अगर हम याद करने पे आए तो वैसे भी 3 नंबर की हैं, आसानी से याद कर लेंगे, कोई खास मतलब नहीं है इनका। लेकिन याद रखना मेरी इस बात को कि जल्दी का काम, एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। मतलब ये है कि आप याद करके थोड़ा समय तो बचा लेंगे, लेकिन अगर इन्हें समझेंगे नहीं तो आपको अकाउंट हमेशा कठिन लगता रहेगा। अगर आप अकाउंट की कठिनाई को कम करना चाहते हैं, अगर आप अकाउंट को आसान बनाना चाहते हैं, तब तो आपको ये रटने की बजाय समझनी ही पड़ेंगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मैं आपको समझाऊंगा। आप चाहे सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, आप चाहे सीएस फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, आप चाहे 11th में हो, आपको ये सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत तरीके से समझा दी जाएंगी। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सपेंडिचर की, मैं बात करने वाला हूं एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस सभी बच्चे जानते हैं। अगर डेफिनेशन वाइज बात करें तो ये सबको याद होती है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? आप 10 स्टूडेंट से पूछिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, तब पता चल जाएगा कितना समझ में आया हुआ है, तब पता चल जाएगा कितना याद है उन्हें। मैं आज आपको ये अंतर बताऊंगा। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कितने आसान शब्दों में, ऐसा लगता है पढ़ते ही समझ में भी आ गई, लेकिन कितना इसमें गहराई छुपी हुई है ये बताता हूं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, ऐसा अमाउंट जो हमने खर्चा किया वो है एक्सपेंडिचर। लेकिन ये कहते हैं और लायबिलिटी इनकर्ड, या हमने कोई लायबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ले ली है। मतलब अगर हम कोई माल उधार खरीद लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, इन फ्यूचर वी हैव टू पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। आपने कोई एसेट खरीदी, उसके लिए या तो अमाउंट स्पेंड किया या लायबिलिटी इनकर की, या आपने कोई गुड्स खरीदे, उसके लिए आपने लायबिलिटी इनकर की या अमाउंट स्पेंड किया, या आपने किसी से कोई सेवाएं ली, सेवाएं आपने खरीदी हैं, तो उसके लिए जो आप अमाउंट स्पेंड करोगे, जो खर्चा करोगे, वो सब एक्सपेंडिचर है। अब यहां से आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि फिर एक्सपेंसेस क्या है भाई? हम तो ये सब एक्सपेंस मानते थे। हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, यही तो खासियत होने वाली है वीडियो में कि आपको वो अंतर इतने गहराई से समझ में आ जाएगा। इन फ्यूचर आपको दोबारा कभी इसको रटने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ये 2 तरह के हो सकते हैं। These may be of 3 types. ये 3 तरह के हो सकते हैं। These may be of 3 types. कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले नंबर पर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड टू एक्वायर एसेट और फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट विच will increase the earning capacity of the business. मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं 2 भाग में बांट करके बता सकता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू एक्वायर एसेट। आपने कोई एसेट खरीदी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सपोज करिए आपने एक मशीन खरीदी, आपने एक छोटा सा बिजनेस, उसके लिए 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
आपने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी, कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कोई जमीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यह दूसरा पार्ट इसका है, और फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। अब हम एग्जिस्टिंग एसेट को इंप्रूव कैसे करते हैं? तो मैंने यहां एग्जांपल में आपको दिया भी है, मैनुअल मशीन गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिक वन। मान लीजिए मेरे पास एक, जो भी मैं माल बनाता हूं उसकी जो प्रोडक्शन के लिए मशीन है मेरे पास, उस पर मैनुअल काम होता था, 4 लोग मिलकर काम करते थे और उसकी एक लिमिट थी प्रोडक्शन करने की। मैंने उसमें कुछ पार्ट चेंज करा दिए। पहले वो मशीन मान लीजिए 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी पर डे, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें ऑटोमेटिक पार्ट बिल्ड कराए, उसमें ऑटोमेटिक पार्ट लगवाए और उस मशीन को मैंने ऑटोमेटिक बनवा दिया, ना तो मुझे वो 4 लोग उसमें लगाने पड़ते हैं, एक ही आदमी स्विच ऑन ऑफ करके उसकी देखरेख करता है। और पहले वो 50,000 यूनिट बनाती थी, अब वो 1,00,000 यूनिट बनाने लगी है। तो मैंने मशीन बदली नहीं है, मैंने नई मशीन खरीदी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा कैसा एक्सपेंडिचर होगा? जो मैंने उसे ऑटोमेटिक बनाने में, एक मैनुअल मशीन को ऑटोमेटिक बनाने में खर्चा किया है, ये एक्सपेंडिचर मेरा होगा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ये हमारे एग्जाम में आते हैं। जब ये एग्जाम में आते हैं, जिसके याद है वो तो ठीक है लिख देगा, लेकिन इन्हें कहीं अप्लाई नहीं कर पाएगा। आज आपको ये सीखना है, इन्हें अप्लाई करना सीखना है। स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर के बाद आई थिंक एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर जो सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही खत्म हो जाते हैं, एसेट वो जो भी हमने परचेज की, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सपोज करिए मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, सपोज करिए, तो ये कब एंड होगा? 31 मार्च 2020 को। तो इस बीच में, इस अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, इस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने जो भी खर्चा ऐसा किया जो इसी पीरियड में होकर के यहीं पर खत्म हो गया, तो वो कैसा होएगा? वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने जो माल बेचा उसके लिए जो कुछ खर्चा किया, सपोज करिए मैंने परचेज किया, मैंने 100 करोड़ रुपए की सेल की, लेकिन जो सेल में मैंने सामान बेचा उसे मैंने सपोज करिए 90 करोड़ का खरीदा भी था, फ्री में तो मुझे मिला नहीं होगा, ठीक है। 90 करोड़ रुपीज मैंने इनकर किए हैं, ये मेरा कैसा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि जहां मैंने खरीदा वहीं पर ये एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। मान लीजिए मैं सैलरी की बात करता हूं, मैंने अपने एम्प्लॉइज से काम कराया, मैंने उन्हें सैलरी दी, मेरा एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ? यस, लेकिन ये कैसा एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, हम इन्हें कहां शो करते हैं? दीज एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझ में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको समझ में आते हैं। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। एक थर्ड टाइप का भी ये एक्सपेंडिचर है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन नेचर, लिखा हुआ है
डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड का मतलब होता है बेटा पोस्टपोन करना। मतलब ये है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसकी चार्जिंग, उसको चार्ज करने का कार्यक्रम हम दूसरे अकाउंटिंग पीरियड पर पोस्टपोन कर देते हैं। हुआ तो ये 1920 में, हम इसे चार्ज करने के लिए कह रहे हैं 2021 में करेंगे, 21-22 में करेंगे, ऐसी पोजीशन वाले एक्सपेंडिचर को। अब सोचने की बात यहां पर यह है कि जब कोई एक्सपेंस, कोई एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है कौन से ईयर में, 1920 में, तो उसे हम 2021 में क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो अकाउंटिंग है, विदाउट लॉजिक तो कुछ भी नहीं है। इन अकाउंटिंग नथिंग कैन बी डन विदाउट लॉजिक। मैं इसको पढ़ता हूं जो मैंने आपकी इसमें लिखा हुआ है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। मैंने अभी बताया ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। बट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ एक ऐसा वर्ड है, रिटर्न ऑफ का मतलब है चार्ज करके, उस किसी भी एक्सपेंस को चार्ज करके, जहां भी वो चार्ज होना है, नॉर्मली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, बिकॉज एक्सपेंडिचर इन इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट रिटर्न ऑफ और चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। है तो ये किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा, लेकिन हम इसे चार्ज करते हैं एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में। बिकॉज, अब इसका कारण बता रहे हैं, बिकॉज इट्स बेनिफिट एक्रू इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका जो बेनिफिट है वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में हमारा हम बेनिफिट देगा। कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह से? सपोज करिए आपने अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, आपने किसी शोरूम का ओपनिंग किया। इस शोरूम के ओपनिंग के लिए आपने मान लीजिए अमिताभ बच्चन को बुला लिया एडवर्टाइज करने के लिए, और 1920 में बुलाया। तो आप क्या सोचते हैं, वो 1920 में ही केवल आपको फायदा करेगा? द आंसर इज नो। आपको अगले 2-4-5 साल तक भी लोग ये याद करेंगे कि अच्छा ये वही शोरूम है जिसको अमिताभ बच्चन जी ने ओपन किया था, ओपनिंग सेरेमनी में आए थे वो। इसका मतलब उस एडवर्टाइज का फायदा, जो भी आपने पेमेंट अमिताभ बच्चन जी को किया होगा, वो उसी साल खत्म नहीं होगा, अगले 10-5 साल भी आपको काम आएगा। तो फिर हम उस एक्सपेंस को, जिसका बेनिफिट हमने वो खर्चा कर तो दिया, अभी कर चुके हैं, उनका पेमेंट हम दे चुके, लेकिन उसका फायदा हम कई अकाउंटिंग पीरियड तक लेंगे, तो फिर उसे हमें चार्ज भी तो कई अकाउंटिंग पीरियड में ही करना चाहिए। मेरी बात समझ में आती है? यस। तो भाई जिसका बेनिफिट, जिस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें कई अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है, उसे हम कई अकाउंटिंग पीरियड में ले जाकर ही समाप्त करेंगे, और इसे टेक्निकली हम राइट ऑफ करना कहते हैं, या चार्ज करना कह देते हैं। कहां चार्ज करते हैं? नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाकर के चार्ज करेंगे। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी समझ में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अब समझ में आते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसके बाद में अब हम बात करते हैं रिसीप्ट्स की। ये रिसीप्ट्स क्या होती हैं? तो भाई व्हाट एवर यू आर रिसीविंग, आपके लिए रिसिप्ट है। आप जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हो वो आपके लिए रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट इज द अमाउंट। रिसिप्ट एक ऐसा अमाउंट है जो रिसीव्ड हो चुका है या तो, और रिसीवेबल, या रिसीव होने वाला है, अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलने की बात है, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो बस हमारी रिसिप्ट वह है जो या तो मिल चुकी है, रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट। लेकिन ये मिलेगी क्यों? हमें कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको हम कह रहे हैं रिसिप्ट? नहीं, हम बात कर रहे हैं फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। मान लीजिए मैं अपने कोचिंग में यहां ट्यूशंस पढ़ाता हूं, तो मैं यहां क्या सेल कर रहा हूं? अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूं।
आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फॉर दैट पर्पज आई गेट मनी, मुझे उसके लिए फीस मिलती है। तो ये जो फीस है मेरी, ये फीस क्या है मेरे लिए? आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये मेरे लिए रिसीप्ट है, तो रिसीप्ट इज द अमाउंट। अब इसके दो रूप हो सकते हैं, या तो बच्चे ने, मान लीजिए मैं 2 दिन में फीस ले लेता हूं, मान लो, तो या तो मुझे दे दिया, या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर हम 15 दिन बाद देंगे, ठीक है। तो या तो रिसीव हो चुकी या वो रिसीव होने वाली है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो मैंने जो सेल किया प्रोडक्ट, उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा, मेरे लिए रिसिप्ट है। अब या तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगी या इन फ्यूचर प्राप्त होगी, यानी कि रिसीव्ड और रिसीवेबल, इन 2 वर्ड्स पर विशेष रूप से फोकस करके मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, क्योंकि रिसिप्ट 2 तरह की हो सकती हैं। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आर द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर उसमें हम ये रिसिप्ट ले रहे हैं, हमें प्राप्त हो रही है, तो हम कहते हैं ये क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर हम नॉर्मल कोर्स में ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएंगी, अभी बताऊंगा। लेकिन पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका अगर एग्जांपल लें, से सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सेल किया। मान लीजिए जैसे मैं बात कर रहा था, प्रोडक्ट में कोई सेल करता हूं, सपोज करिए मैं लैपटॉप बेचता हूं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है मेरी, शोरूम है, मैंने लैपटॉप बेचा, तो इसके लिए मुझे जो कुछ मिलेगा क्या कहलाएगा? रिसिप्ट कहलाएगी मेरे लिए। कैसी रिसिप्ट होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। या गुड्स नहीं तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अभी मैंने एग्जांपल दिया। मुझे जो फीस मिलेगी, जो भी मैं फी लूंगा, या तो मिल चुकी है मिलेगी, वो सब मेरे लिए क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। रिसिप्ट क्या है? वट एवर आई एम रिसीविंग। लेकिन अगर मैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव कर रहा हूं, इफ आई एम रिसीविंग दिस रिसिप्ट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन दिस विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। आई थिंक मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ रही होगी। ओके, ये शो कहां की जाएगी? तो दीज आर शोन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड में रिसीप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात में अगर कोई डाउट रहता है किसी में भी, मैं कोशिश करता हूं आपको डिटेल समझाने की, लेकिन फिर भी कोई रहता है डाउट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर उस चीज को पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करके कमेंट जरूर करिए, मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं तो कैसा महसूस करते हैं। मैं और ज़्यादा उत्साह से ये आपके लिए मेहनत कर पाऊंगा। ये मेहनत मैं आपके लिए करता हूं भाई। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमने देख ली, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती होगी? तो इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। कितना आसान तरीके से कह दिया इन्होंने। जो रेवेन्यू नहीं है वही कैपिटल रिसिप्ट है। ये लो भाई, इतने आसान तरीके से कौन क्या बताएगा। मतलब एक इनडायरेक्ट वे में इन्होंने ये कह दिया बेटा कि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट ढंग से समझनी है, उसे प्रॉपर तरीके से समझना है। इसलिए मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट को थोड़ा सा स्लो करके समझाया, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आप जानते हैं तो उनसे अलग जो भी आपके लिए आएंगी वो सब कैपिटल रिसिप्ट होगी, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तुम्हें वो रिकॉग्नाइज करनी है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग आपने सेल की, ये बिल्डिंग सेल करना आपका काम थोड़ी है। मैं तो लैपटॉप की मैंने शोरूम खोला है, लैपटॉप है मेरे पास में, लैपटॉप बेचता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है मेरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। बिल्डिंग बेचना काम थोड़ी है मेरा। इसका मतलब ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता है। ये जो मैंने बिल्डिंग बेच दी, या मेरे पास कोई मशीन पड़ी हुई है, मैंने कोई मशीन ली, मैं एक मैन्युफैक्चरर, आई एम ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट,
अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के नाते मशीनें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मेरे पास एक मशीन है, मुझे मेरे काम की नहीं लगी, मैंने उसे सेल कर दिया, क्या ये मेरा बिजनेस है सेल करने का? द आंसर इज नो। इसका मतलब यह है कि इससे जो मुझे रिसिप्ट होगी वह रिसिप्ट मेरी कैपिटल रिसिप्ट होगी। इससे आसान तरीके से समझ नहीं सकते आप। तो अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, यू कैन मेक डिफरेंस इजीली। आई थिंक सो। स्टूडेंट्स, ये समझने के बाद एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर हमेशा टेंशन रहती है बच्चों को, हमेशा। तो आज इसकी क्लियरिटी कर लेते हैं। आप चाहे किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, 11th क्लास में हैं, आप CBSE से हैं, ICSE से हैं, आप चाहे CA फाउंडेशन कर रहे हैं, CS फाउंडेशन कर रहे हैं, या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बेसिक तो उसमें सब यही होगा। इसीलिए ध्यान से सीखिए। ये वीडियोस जितने इंपॉर्टेंट आप मान रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जानता हूं अपने 19 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से। आप लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप इनके सहारे कुछ और बेहतर कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का ज़्यादा पता चलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड। एक्सपेंस एक कॉस्ट है जो हमारे द्वारा खर्च की जाती है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कुछ भी हम खर्चा करते हैं वो सब हमारे क्या है? एक्सपेंस है। अभी जो कुछ कर रहे थे हम एक्सपेंडिचर में, वो भी तो यही था। हाँ, दोनों सिमिलर से लगते हैं, इसीलिए तो टेंशन है, इसीलिए तो टेंशन है भाई। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। दिस इज द अमाउंट विच हैज एक्सपायर्ड। अब इसकी खास बात सुन लीजिए। दिस इज द अमाउंट विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन ये वह अमाउंट है जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ही एक्सपायर हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पीछे से याद आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से कहां लिखा हुआ था। अब आप मैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे अंतर क्या है। सैलरी, रेंट, अरे ये तो वही एग्जाम्पल है सर जो पीछे आपने रेवेन्यू वाले में दे रखे थे। हाँ, इसका मतलब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही कैटेगरी के हो गए, आप ये मान करके चल सकते हैं। स्टूडेंट्स, पढ़ाई को अगर रटने की बजाय समझ कर पढ़ेंगे तो कितनी आसान हो सकती है, अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी तो आप 11th में आए हो, अभी तो आपने CA या CS फाउंडेशन ज्वाइन किया है। आप जब अगले लेवल्स पे जाओगे तब आपको पता चलेगा, और तब आपको इसकी कमी महसूस होगी अगर ये समझ कर नहीं पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब मैं फाइनल टच देता हूं इसे समझने के हिसाब से। यहां पर लिखा है एक और एग्जांपल देकर, अमाउंट विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर कोई और एग्जांपल दो, तो एक और एग्जांपल देता हूं। अब जो बची कुछ क्लियरिटी है वो हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपीस की। अब ये 10 लाख रुपीस की मशीन पर 10% डेप्रीसिएशन आपने लगा दिया। तो ये जो 10 लाख की मशीन है, कि 10 लाख की मशीन कहीं चली गई एक साल में? द आंसर इज नो। वो तो वही है हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, बिल्डिंग में खड़ी हुई है। तो फिर क्या हुआ? क्या कुछ फर्क आया उसमें? यस, उसकी वैल्यू कम हो गई। 10% डेप्रीसिएशन मतलब 1 लाख रुपीस की मशीन, 1 लाख रुपीस वैल्यू की मशीन खत्म हो गई एक किस्म से, आप ये कह सकते हैं। बस यही हमारा एक्सपेंस है जो ये मैंने लाइन लिखी है। अब आपको ये मैच करनी समझ में आ जानी चाहिए कि द अमाउंट विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। स्टूडेंट्स, चूंकि मैं ये सारी चीजें लिंक करके पढ़ाता हूं, जो मैंने पहली वीडियोस में बात बताई वो यहां मैं लिंक कर रहा हूं, जो मैंने आज शुरुआत में बात बताई वो मैं लिंक कर रहा हूं, और पढ़ने का तरीका भी प्रोफेशनल वे तो यही है बच्चों। आप 11th 12th में रट कर काम चला सकते हैं, लेकिन if you want to reach at the top of glory, as I said earlier, then you will have to move differently. Definitely you will have to move differently. तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को हमेशा पूरा देखिए,
पूरा मैसेज लेने के लिए, पूरा समझने के लिए। और आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, समझ कर पढ़िए, रट कर मत पढ़िए। ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।